हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अलग अलग परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी संबंध में मैं साइंस सेक्शन को भी कवर कर रहा हूँ और यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें भौतिक विज्ञान का या फिजिक्स का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें हमने 175 प्रश्न देखे जो 2015 से 2022 तक यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। तो आज हम विज्ञान का ही एक सेक्शन रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री देखेंगे और इसमें लगभग हम 170 प्रश्न देखेंगे जो 2015 से जब से आयोग बना है 2022 तक अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सब टॉपिक है पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे ठोस, द्रव, गैस होती हैं। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो सबको पता होगा, जो टेफ्लॉन होता है उससे लेपित होते हैं। टेफ्लॉन आपका एक फ्लोरीन से संबंधित बहुलक है। आपने पीटीएफई नाम सुना होगा, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो फ्लोरो इसमें होता है, फ्लोरीन होता है, तो यहां पर आपका टेफ्लॉन सही आंसर होगा। ठीक है। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या हुई? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी याद रखिएगा, पूछता रहता है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो ये होते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब आपका एक्सटर्नल एजेंट हटा लिया जाता है तो वापस आपका उसी अवस्था में पदार्थ आ सकता है, पुनः को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर सबसे अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे केक का पकना, तो आप केक वगैरह अंडा वगैरह डालकर मैदे वगैरह में बनाते हैं केक, लेकिन वापस अगर आप एक्सटर्नल एजेंट को हटा लेंगे तो दोबारा से ऐसा नहीं है कि आपका जो पहले की चीज़ है वो वापस आ जाएगी। केक बनने के बाद ऐसा नहीं होता। तो केक बनना जो है हमारा, ये एक केमिकल चेंज का उदाहरण है। आगे चलते हैं। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें दो ज्यादातर गैस यूज की जाती हैं, या तो ऑर्गन का यूज करते हैं या फिर इनेक्टिव नाइट्रोजन इसमें डाली जाती है। तो यहाँ पर ऑर्गन है नहीं, तो आपका इनेक्टिव नाइट्रोजन आपका ज्यादा बेहतर आंसर है। हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही मिलती है, आपको पता होगा, 78% के आसपास। फिर हमारे यहाँ ऑक्सीजन की रैंक है 21%। पदार्थ की इसमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है? तो डेंसिटी सबसे कम किसमें होती है, यानी किसमें जो पदार्थ के अणु होते हैं वो सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे? तो किसमें होंगे? आपके गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा दूर दूर रहते हैं। सबसे ज्यादा जो आपका घनत्व होगा वो ठोस में हमें देखने के लिए मिलेगा। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठोस का कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा, ऐसा नहीं है, निश्चित आकार भी होता है। ना निश्चित आकार ना ही निश्चित मात्रा। निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं, और निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। तो यही वाला ऑप्शन आपका सबसे ठीक है। अगला देखते हैं, छठा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं जहां पर आपको जरूरत लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है या केमिकल चेंज है? तो कौन सा? देखिए, हमने बात करी थी पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये एक केमिकल चेंज का उदाहरण है। इसके अलावा और देखें तो पदार्थों का दहन, जंग लगना, दूध का खट्टा होना, किण्वन, ये सभी आपके केमिकल चेंज के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल चेंज है? तो इसमें से कौन सा? पटाखों का जलना आपका केमिकल चेंज है। अगर हम बात करें, नीचे आप एग्जाम्पल और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने देख लिया था ऊपर, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में जमना, पटाखों का जलना। अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें, पानी में चीनी का घुलना, कपड़े सुखाना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरीके का होता है? तो देखिए, ठोस, द्रव, गैस, सबसे ज्यादा जो आपको परमाणु अणु पास पास मिलेंगे वो ठोस में मिलेंगे, फिर द्रव में मिलेंगे, और सबसे कम आपका जो होता है पास पास वो गैस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। आगे, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन देखिए क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसी प्रॉपर्टीज आपको दिखाते हैं जो सीधे ठोस से द्रव में नहीं बदलते, वो बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कपूर। कपूर को जब आप घर में जलाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कपूर से लिक्विड बनता है, सीधे वो आपका भाप में परिवर्तित हो जाता है या गैस स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस से सीधे, याद रखिएगा फिर बताता हूं, ठोस से सीधे गैस में जो परिवर्तित होते हैं पदार्थ उसको बोला जाता है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन इंग्लिश में इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन। तो यहां पर ऑप्शन लेकिन आपका गलनांक है, मैंने आपको कपूर वाला एग्जांपल बता दिया। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो किसके कारण? वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला,
एटॉमिक स्ट्रक्चर और परमाणु संरचना के क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसको न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पदार्थ के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा जो बोर्स वगैरह के मॉडल हैं, KLMN, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह हमने 12th में पढ़ा है। तो नाभिक के अंदर लगने वाले बल को आपका न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यह बल मुख्यतः न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन किसको बोला जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि नाभिक में हमें कौन से कण मिलेंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्नलिखित में से इनको किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ये एक आइसोटोप्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स माने जाते हैं। 1H1, 1H2, 1H3 इनका रैंक होता है। ठीक, आप पढ़ लीजिए, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, ड्यूटेरियम यानी 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ड्यूटेरियम को D2O भी बोलते हैं, यानी हैवी वाटर या भारी जल, जिसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जो कि इलेक्ट्रॉनों की, जो न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है, न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट होता है, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। ठीक है, बॉयल्स का नियम या बॉयल्स लॉ, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच में संबंध। संक्रमण का सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाले जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, यानी आपके वायरल वगैरह जो बीमारियां होती हैं या कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। हुड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। तो देखिए जो ये डी है, हुंड का नियम, ये आपका गलत मैच है। अगर हुंड के नियम की बात करें तो आप नीचे पूरा पढ़ सकते हैं। हुंड के उच्चतम बहुलता वाले नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, जो पहले वैकेंट आपकी वैलेंस सेल्स होंगी उसमें भरा जाएगा। उसके बाद आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाया जाता है। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे टॉमसन जी को दिया जाता है। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन जी को। ये काफी ज्यादा पूछता है। और प्रोटॉन का जो नामकरण किया है वो किसने किया है? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। जेम्स चैडविक किसके लिए फेमस है? आपके न्यूट्रॉन के लिए फेमस है। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, ईंट पर नाच। ठीक है, और नाभिक आपका जो होता है ये किसने खोजा है? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सोने की प्लेट पर बमबारी की थी, उसमें आपने देखा होगा ये वाला जो प्रयोग था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन एक आपका क्या होता है? पॉजिटिव कण है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। तो इसमें जो आपको आवेश मिलेगा, कितना द्रव्यमान मिलेगा, वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम। इसकी खोज किसने की है? हमने ऊपर देख लिया, गोल्डस्टीन ने की है। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनात्मक आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के बराबर इसमें धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान ये रहा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और ये एक स्थायी मूल कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। और न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। ये आवेश रहित मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, ईट पर नाच, फिर से कह रहा हूं, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपके यूजीन गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। नामकरण किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, कि किसने की खोज की है? तो चैडविक ने इसकी खोज की है, जेम्स चैडविक ने। बाकी अगर आप देखें, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, नाभिक रदरफोर्ड, पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने, जो रेडियो एक्टिविटी से बहुत संबंधित है, और क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक। अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किस तरीके की किरणें हैं? अगर अल्फा किरणों की बात करें तो कहां पर है? आपको हीलियम के नाभिक में ये देखने के लिए मिलेंगे आपको, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो सर जॉन डाल्टन के द्वारा। मैंडलीफ का आपको पता ही होगा, मैंडलीफ ने क्या बनाई थी? आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। रदरफोर्ड की बात हम कर चुके हैं, रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल काफी ज्यादा फेमस है। डी ब्रोगली इक्वेशन वगैरह भी आपने पढ़ी होंगी, ये सभी आपका फिजिक्स वगैरह का ही पार्ट, केमिस्ट्री वगैरह में थोड़ा सा काफी ज्यादा फेमस ये सब मॉडल है।
गैसीय नियम या गैसियस लॉ अब देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज आपकी जिम्मेदार है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, वाटर वेपर, ओजोन, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एथिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन और एथेफॉन का प्रयोग वास्तविक व्यावसायिक रूप से फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। लॉरेल एल्कोहल, जिसको डोडेकॉनॉल, को केले को पकाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो केले का अगर पूछे तो लॉरेल एल्कोहल, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो ये बनती है मेथेन। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, इसको याद कीजिएगा, काफी ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। और मेथेन आपको पता भी है ग्रीन हाउस गैस भी है, जो कि धान के खेतों से निकलती है। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ये गलत है, ये ठोस के लिए सही है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका निश्चित आकार होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा बचपन में कि जिस पात्र में इनको डाला जाए उसी में गैस पूरी फिल हो जाती है, तो उसी का आकार एक तरह से ले लेती है। तो गैसों का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें ठीक है। रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा देखते हैं। भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, हैवी वाटर, जो कि आपका हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, 1H2, ड्यूटेरियम इसको बोला जाता है, D2O भी इसको लिखा जाता है। और इसकी जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मंदक वगैरह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, परमाणु बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम इसमें यूज किया जाता है। मैंने आपको बता दिया था, परमाणु बम वगैरह बनाने के लिए एक तो हाइड्रोजन बम होते हैं और एक एटम बम होते हैं। हमने पूरा डिटेल में बात की थी। जो आपके एटम बम होते हैं उसकी खोज किसने की थी? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसकी खोज की है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। बात करें किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। बात करें हाइड्रोजन बम की, हाइड्रोजन बम किसने बनाया है? एडवर्ड टेलर ने बनाया है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इनके फटते ही बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है, जो बहुत बड़ा एक तरह से आपका विनाश का कारण बनती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? तो कैडमियम जो है ये आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण कोई केमिकल रिएक्शन आपकी नहीं है। शुष्क सेल में या ड्राई सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो कैथोड और एनोड दो तरीके के आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो क्या होता है आपका इसमें? जस्ता या जिंक को कैथोड के रूप में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? किसके द्वारा? आपका धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के द्वारा। धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है, ये तो सबको 12 से पता ही होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अगला, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 और NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यह एक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी। संयोजकता और रासायनिक बंधन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, तो 2 और 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक सेपरेशन स्टेट में आएंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों में क्या मिलेगा आपको? चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, उसमें HCl है, उसमें भी हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, H2SO4 है। नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, NHNO3 है, तो उस सब में हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा। अम्ल
नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो इसे रेड कलर में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है। तो ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछता रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। लिटमस पेपर घोल के साथ अभिक्रिया करता है और उसका रंग बदल जाता है। क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगर आपका क्षारीय विलयन होगा तो वो रेड को क्या कर देगा? नीला कर देगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है आपका नींबू में, ऑप्शन ए। बाकी देखिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते रहता है। नींबू में आपका सिट्रिक एसिड, सिरका को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। टमाटर ऑक्जेलिक एसिड होगा और टमाटर में थोड़ा सा आपको सिट्रिक एसिड भी मिलेगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे हमें भयानक जलन टाइप की आपको दिखता होगा, जब काटती है तो जलन हमें काफी ज्यादा होती है। अगला देखते हैं। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच कितना हो सकता है? तो इसका पीएच हो सकता है आपका कम से कम 10 के आसपास। ठीक है, अगर हम बात करें पीएच स्केल आप सभी को पता होगा, 0 से 7, फिर 7 से ऊपर होता है। अगर आपका 7 से कम पीएच मान है किसी का तो वो किस में आएगा? एसिड की श्रेणी में आएगा। अगर 7 से ज्यादा मान है तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? तो वो क्षार की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो न्यूट्रल होता है आपका सॉल्यूशन या उदासीन विलयन, वो आपका किस पर आता है? 7 पर आता है। ठीक है, तो अगर एसिड होगा तो 7 से कम, एसिड अगर बेस होगा या क्षार होगा तो 7 से ज्यादा, और 7 वाला विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। इसको देखिए, हाइड्रोजन आपने सुना भी होगा, जो पीएच वैल्यू की डेफिनेशन होती है क्या होती है? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी माइनस लॉग और फिर ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन प्लस लिखा रहता है। हमारे शरीर किस पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है। इस तरीके के प्रश्न देखिए बड़े फैक्चुअल होते हैं, ये आ सकते हैं। लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है, जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पेपर को लाइकेन थैलोफाइटा एक वनस्पति होती है, उससे ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहां पर आप नीचे पढ़ सकते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक वनस्पति शास्त्री थियोफेस्टस के द्वारा किया गया था। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदल देता है? तो ये 3.1 से 4.4 की सीमा पर आकर अपना रंग बदल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था, 7 से कम आपका क्या होगा? अम्ल होगा। 7 क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से ज्यादा क्षार होगा। तो इसमें 7 से ज्यादा बस आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, वो क्या है? 10। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो देखा होगा आपने, जब घर में आपके कभी कभी आरओ वगैरह चेक करने आते हैं तो उसमें आप अगर पीएच वैल्यू चेक करेंगे तो आपका सबसे अच्छा पानी का मान आपका 7 माना जाता है। तो लेकिन 7 स्टैंडर्ड है, वो होता नहीं है। 6.5 से लगभग 8.5 तक अगर आपका पीएच वैल्यू है तो वो आपका ठीक है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो हमने बात कर ली ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा। तो एप्सम किसको बोला जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंधा नमक। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है, तो हमने बताया था 7 आपका न्यूट्रल होगा तो सबसे बेस्ट पानी होगा। लेकिन नॉर्मली क्या रेंज मिलती है हमें? 6.5 से 8.5 के बीच में हमें इसकी रेंज मिलती है अलग अलग भागों में देश। नाइट्रिक अम्ल पर किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो किस पर ये बेअसर होता है? सोने पर ये बेअसर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये प्रश्न भी, ऐसे प्रश्न भी बहुत आते रहते हैं। अगर आप देखेंगे ये सोना धातु पर बेअसर होता है। नाइट्रिक एसिड निकेल, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक आदि धातुओं से क्रिया करता है। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है, सीडीएस वगैरह में भी प्रश्न बहुत आता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 का आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है, विट्रियोल का तेल भी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, अब मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? तो अगर आप मोलर मास देखेंगे, अमोनिया का मोलर मास कितना मिलेगा आपको? NH3। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हुआ, नाइट्रोजन का क्या हुआ? 14 हुआ परमाणु भार, तो 14 + 3 17। और अगर बात करें पूछा कितना है आपसे? 51 ग्राम, तो 51/17 लगभग 3 आपका आएगा ये, तो 3 आपका इसमें आंसर सही होगा। अमोनिया का फॉर्मूला फिर बता देता हूं क्या है? NH3। हाइड्रोजन का कितना होता है आपका? लगभग 1 अगर मोलर मास की बात करें। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन के कितने एटम है इसमें? HN
NH3 इसका फॉर्मूला होता है। तो 3 हाइड्रोजन के होगा, 1 नाइट्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का हुआ 14, 3 हुए हाइड्रोजन के, 14 + 3 17, और हमें 17 को 51 को 17 से डिवाइड कर देना है, हमारा 3 आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसने बनाई है मैं आपको फिर बता देता हूं, मेंडलीफ ने बनाई है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी इसको बोला भी जाता है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो देखिए दो बहुत ज्यादा पूछे जाते रहते हैं, एक तो वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, इसके अलावा एक बेकिंग सोडा। ठीक है, ये दो बहुत आते हैं। तो बेकिंग में देखिए बाई आता है, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाई। इसको ऐसे ट्रिक से मैंने याद किया, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा होता है क्योंकि वो बी से स्टार्ट है, सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखिए, फिर से बता देता हूं, वॉशिंग सोडा या धावन सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 फॉर्मूला है। अगर बात करें खाने के सोडा की तो उसका क्या नाम होता है बेकिंग सोडा की? सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, तो बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा में आएगा। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इनको आवर्त बोला जाता है या पीरियड बोला जाता है। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो किसमें रखा जाता है? आवर्त 2 में। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित होते हैं? तो फ्लोरीन आपका ग्रुप 17 और पीरियड 2 में स्थित है। आगे, अधातुएं और अधात्विक यौगिक एवं उनके उपयोग देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी CaOCl2। बाकी नीचे देखिए और कुछ देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, ये गलत लिखा है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका कपड़े धो या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, सोडियम बाई इसको कर लीजिएगा, ये गलत है। सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइंस्टीन की ये थ्योरी है। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की है? डायनामाइट की, यह भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की है, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? तो किसमें नहीं करते? शीशे के उद्योग, बोरेक्स के उत्पादन में, पानी के स्थायी खारेपन को हटाने में, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो किसका अधिक तापजनक मान है? हाइड्रोजन का अधिक तापजनक मान है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना है? तो ये होता है 1:8। जल का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? तो देखिए 2H2 + O2 2H2O बनेगा। ठीक है, दो आपके अणु है तो 2H2O यहां पर ये बनेगा। जल जो साबुन पर लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसे क्या कहता है? तो उसे कठोर जल बोला जाता है, खारी जल बोला जाता है। ऑप्शन ए। तो यहां पर देखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण खारा जल झाग नहीं बना पाता। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपको पता है ऑक्सीजन जलने में सहायक है, तो यही गैस आपकी दहन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। तो ऑक्सीजन की खोज की है आपके प्रिस्टले ने। तो दो वैज्ञानिक थे आपके, प्रिस्टले और शीले, इन दोनों ने मिलकर आपके ऑक्सीजन की खोज की है। शीले ऑप्शन में नहीं दिया, शीले देता ज्यादा बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि शीले ने ही आपके बहुत सारे लेबोरेटरी में प्रयोग किए थे और पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म कर कर ऑक्सीजन गैस बनाई थी। तो आपका प्रिस्टले यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर है, वैसे शीले होता ज्यादा अच्छा रहता। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो लाफिंग गैस आपका क्या फॉर्मूला है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, और ये नाइट्रोजन का एक यौगिक है, ऑप्शन सी। हास्य गैस क्या है? वही लाफिंग गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी। N2O भी याद रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछता रहता है। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नया प्रश्न है। तो हैबर प्रोसेस का उपयोग करके आपके अमोनिया को बनाया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3।
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो इसमें से क्या निकलता है आपका ब्रोमीन वगैरह जो है ये समुद्र जल से प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र में जो ब्रोमीन होती है मुख्यतः वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी MgBr2 के रूप में मिलती है। ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर ब्रोमीन सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पानी के गर्म पानी सॉरी पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? आपका क्लोरीन के द्वारा आपको पता है कीटाणु शोधन किया जा सकता है। अगला, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो कौन सी अधातु? आपकी ब्रोमीन जो है ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। ब्रोमीन कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, याद रखिएगा अधातु है, नॉन मेटल है। इसकी खोज वर्ष 1826 में बेलार्ड ने की थी। यह गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव है जो लाल रंग की वाष्प देता है, जिससे अत्यधिक उत्तेजक व तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है? तो यह है आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आपके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न बनते रहते हैं। यह हल्के पीले रंग की गैस होती है। यह दंत क्षय से भी बचाता है। इसके नीचे दिए गए विकल्पों में फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो क्या डालता है? क्लोरीन इसमें डाला जाता है। प्याज के कंद की विशेष महक किसके कारण होती है? तो आपके ये जो सल्फर कंपाउंड उसमें होते हैं, सल्फर यौगिक होते हैं, उसके कारण होती है। तो सल्फर यौगिक, ऑप्शन बी। अगर यहां से आप देखेंगे लहसुन व प्याज की विशेष महक का कारण सल्फर यौगिक की उपस्थिति है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यौगिक सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे रसायनों का सम्राट तथा कसीस का तेल भी कहते हैं और ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको बोला जाता है। विट्रियोल का तेल जो हमने ऊपर देखा था, कार की बैटरीज वगैरह में भी यही यूज होता है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? तो उसमें आपको क्या दिखेगा? सफेद एक अवक्षेप बनेगा। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? तो कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी प्रश्न देखिए आ चुका है कई बार, इंपॉर्टेंट है। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के समान होता है? तो ये भी बहुत बार आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध है वो सड़े हुए अंडे जैसी आती है। बॉर्ड्यू मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया था? तो बॉर्ड्यू मिश्रण आपके प्रोफेसर मिलर डेट के द्वारा खोजा गया है। ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। NH2 की तुलना में अधिक COHH समूह वाले अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो कैसा? एसिडिक अमीनो एसिड इनको कहा जाता है, अम्लीय अमीनो एसिड। अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो इसमें से क्या ठोस है? आपका आयोडोफॉर्म जो होता है ये आपका ठोस है और यह क्या है? एक तीव्र कीटाणु नाशक है। एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटीफ्रीज या हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? यह पानी के हिमांक को कम कर देता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। एथिलीन ग्लाइकॉल याद रखिएगा एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में इसे गाड़ियों में यूज किया जाता है। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो इसमें जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कोई ध्रुवीय यौगिक नहीं है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? ये एल्केन है। तो आपने देखा होगा एन इन आइन। ठीक है, अगला देखते हैं। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो पेप्टाइड बंध आपके अमीनो एसिड और अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच में बनता है। ऑप्शन सी। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए आंशिक आसवन का प्रयोग किया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में आपका सीट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सीट्रिक एसिड एक दुर्बल कार्बनिक एसिड है जो नींबू, संतरे तथा अन्य खट्टे फलों में पाया जाता। लैक्टिक एसिड सिंपल सी बात है, दूध में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड ये इमली में पाया जाता है। मैलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावा क्या था? एथिलीन ग्लाइकॉल, मैंने आपको ऊपर बताया था एथिलीन ग्लाइकॉल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो कौन सी? आपकी एसिटिलीन। ये हमने ऊपर भी देखा था, एथिलीन गैस वगैरह भी अगर निकलती है तो वो भी आपका पकाती है। इसके अलावा
आपने देखा होगा केले को पकाने के लिए भी मैंने बताया था ऊपर क्या यूज किया जाता है, तो आप वहां पर जाकर वो पढ़ सकते हैं। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन से ही बना है। कार्बन का क्या बोला जाता है? इसे अपर रूप बोला जाता है। पेंसिल वगैरह में काफी ज्यादा यूज होता है। सीसा पेंसिल युक्त तत्व है, क्या है आपका? कार्बन। आगे चलते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो क्या समान है इसमें? परमाणु भार इनका समान है, क्योंकि दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिंपल है आपका एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH। सिट्रिक एसिड कहां पर मिलता है हमें? सिट्रिक अम्ल मिलता है हमें नींबू वगैरह या खट्टे फलों में। लैक्टिक एसिड कहां पर मिलेगा? लैक्टिक एसिड आपको दूध वगैरह में मिलेगा। मैलिक एसिड हमें कहां पर मिलता है? ये सेब में मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो कार्बन किसमें नहीं होता? डायमंड, हीरा तो कार्बन का ही अपर रूप है, ग्रेफाइट भी है, कोयले भी है, तो इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इन सभी में हमें कार्बन मिलता है और कार्बन के ही अपर रूप है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो देखिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये ऑर्डर है, तो इसको ही इसी फॉर्म में याद कीजिएगा। सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट में है, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में, फिर पीट में, तो एंथ्रेसाइट इसमें सही आंसर होगा। आगे इथेनॉल की फ्यूल अगला टॉपिक है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल प्रति केजी। अगर आप 1 केजी जलाएंगे तो कितने किलो जूल आपको हीट मिलेगी? तो कितनी होती है एथेनॉल की? यह आपकी लगभग 30 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सिंपल है, या तो मीथेन। खाना पकाने में 90% से अधिक क्या रहती है आपकी? ब्यूटेन। देखिए याद रखिएगा, एलपीजी सीएनजी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एलपीजी में आपका ब्यूटेन है, सीएनजी में आपका मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? तो क्या है आपका? पेट्रोल सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है? देखिए मैंने आपको जो बताया था नेचुरल गैस, तो इसका क्या है? मीथेन। और अगर बात करें घर वाले या एलपीजी की, उसका क्या है? ब्यूटेन। उसमें थोड़ी बहुत प्रोपेन भी होती है, याद रखिएगा। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है? तो क्या उसमें प्रेशर होता है? लगभग आपका 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर उसमें होता है। अगला, बायोगैस मुख्यतः पाई जाती है। बायोगैस में क्या मिलेगा? यहां पर भी आपको मीथेन मिलेगा। अगला, धातुएं, धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? तो धातुएं विद्युत की सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें लैटिस वाइब्रेशन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मुख्यतः आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसीलिए इनमें से होती है। तो आपका इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेट्रा एथाइल लेड किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये पेट्रोल में एडिटिव एजेंट या पेट्रोल योजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयोग किए जाते हैं, रासायनिक रूप से वो क्या होते हैं? तो वो रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 होते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियोल भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट को। विट्रियोल ऑयल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। और मृत्तिका का विट्रियोल किसको कहा जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट को। तो Al2SO4 का होल थ्राइस। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर का मैंने आपको सूत्र बता दिया, क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट था, इसको याद रखिएगा। और इसमें कौन सी गैस निकलेगी आपकी? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? तो वॉशिंग सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी। सोडियम बाइकार्बोनेट फिर बता रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बहुत पूछता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ये फ्री का नंबर होता है, लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में इसे गलत कर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे को या बेकिंग सोडा को बोला जाता है। वॉशिंग सोडा है। और हाँ, ब्लीचिंग पाउडर भी याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत आता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। वॉशिंग सोडा क्या है? देखिए फिर से आ गया सोडियम कार्बोनेट। आप देखेंगे 4 से 5 बार ही आएगा और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जरूर रहेगा ऑप्शन में, आपको कंफ्यूज करने के लिए।
धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? वही आपका सोडियम कार्बोनेट का। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, अचार वगैरह में भी लोग डालते हैं ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? बाई, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम क्या जानते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से या धावन सोडा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है? तो क्या है आपका? चूना पत्थर या लाइमस्टोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? तो यह आपका कैल्शियम का उत्पाद है। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है इसको? जिप्सम के रूप में जानते हैं। मैंने आपको ऊपर जो टेबल दिखाई थी उसमें हमने देखा था इसको जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है, तो किसका? कैल्शियम का एक महीन सफेद पाउडर होता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। कौन सा धातु ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो यह है आपका एल्यूमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? तो इसमें कितना प्रतिशत होगा? लगभग 25% के आसपास होगा। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? किस उद्देश्य से? तो फोटोग्राफी के उद्देश्य से। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड का चिन्ह है Pb। के किसका है? के आपका पोटेशियम का है। Au किसका है? Au आपका सोने का है। Na किसका है? Na आपका सोडियम का है। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो यह आपका पारे का एक उत्पाद है, ठीक है, जिसको लिविंग सिल्वर भी बोला जाता है। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना अनिवार्य है? तो इसमें पारा या मर्क्यूरी का होना अनिवार्य है, इसको अमलगम बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे और उसके यौगिकों को विस्थापित कर सकता है? तो कौन सा तत्व? आपका जिंक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आकार आप देखेंगे क्या है? तो ये एक उप धातु है, सब मेटल है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आधात वर्दी यानी मैलिएबल होती है? मैलिएबल अर्थात क्या होता है? जिसका पतले पतले आप तार वगैरह बना सकते हैं। तो जो सोना होता है, ठीक है, सोना और चांदी ये सबसे ज्यादा मैलिएबल माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो सबको पता है आपका कॉपर जो है सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया है मानव ने। ताम्र पाषाण युग भी आपने इतिहास में सुना होगा। मिश्र धातु बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो बर्तन बनाने के लिए जो सोल्डर होते हैं इसका उपयोग नहीं करते। सोल्डर आपको पता है टांका वगैरह लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। पीतल मिश्रण है, तो पीतल और कांसा दोनों याद रखिएगा। पीतल जो मिश्रण है वो कॉपर और जिंक का है। कांसा जो मिश्रण है वो कॉपर और टिन का है, ठीक है, तो कॉपर और जिंक यहां पर सही होगा। कॉपर और टिन को क्या बोला जाता है? कांसा, इंग्लिश में ब्रॉन्ज। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील में आपको क्रोमियम जरूर मिलेगा, क्योंकि जो धब्बा रहित स्टील होता है या स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्रोमियम होना बहुत जरूरी है ताकि उसमें नॉन कोरोसिव एजेंट हो, यानी उस पर जंग ना लगे। तो क्रोमियम वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अयस्क एवं धातुकर्म यानी ओर्स और मेटलर्जी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो इसमें देखिए जो पिटवा लोहा है, रॉट आयरन है, वो सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है लोहे का। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है, यानी नॉन मेटेलिक खनिज कौन सा है इसमें? तो पायरोफाइलाइट इसमें एक नॉन धात्विक खनिज है। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए अयस्क वगैरह बहुत पूछता रहता है, तो कार्नालाइट किसका अयस्क है? कार्नालाइट आपका पोटेशियम धातु का अयस्क माना जाता है। अगला देखते हैं। किस प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो मेटल की प्योरिटी किस प्रोसेस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। कैलामाइन किसका अयस्क है? देखिए मैंने आपसे कहा अयस्क बहुत पूछता रहता है, तो कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन आपका जिंक का अयस्क है। बाकी देखते हैं अयस्क। टिन का क्या है आपका? कैसीटेराइट।
मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट, एप्सम, कैसेराइट, सॉल्ट और किजेराइट। जस्ता या जिंक का क्या है, जिंक ब्लैंड, कैलामाइन, जिंकाइट। और कॉपर का भी याद रखिएगा। क्यूपराइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद ही होगा। इसके अलावा एज्यूराइट आता है, कैल्कोपायराइट आता है और मेलाकाइट आता है। ये सारे आपके कॉपर के अयस्क हैं। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलता है, हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलता है। बॉक्साइट का अगर केमिकल नेम की बात करें तो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके अन्य अयस्क बताइए कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। क्रायोलाइट है, कोरंडम है और डायास्पोर है। ये तीनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गैलेना की बात करें, गैलेना किसका है, गैलेना लेड का है। कैल्साइट किसका था, हमने ऊपर देख लिया, कैल्साइट कॉपर का है। और कैलामाइन किसका है, कैलामाइन जिंक का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। केरल के तट पर हमें मालाबार वाला जो कोस्ट है हमारा, वहां पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मैग्नेटाइट क्या है, तो मैग्नेटाइट की बात करें तो यह है Fe3O4। ठीक है। और एक इसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। इसके अलावा लोहे का अन्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट भी होता है। अगला, बहुलक या पॉलीमर। पॉलीमर से भी प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपके किस कौन से होंगे, एक तो बैकेलाइट और इपॉक्सी रेजिन। देखिए क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं, थर्म मतलब टेम्परेचर यानी तापमान, सेटिंग मतलब सेट, जिनको एक बार आपने गर्म किया, मोल्ड में ढाला और वो जिस शेप में बन गए, उनको दोबारा से पिघलाकर दूसरे शेप में नहीं बदला जाता, वो टूट जाएंगे। तो इसको बोला जाता है थर्मोसेटिंग। थर्म मतलब टेम्परेचर, थर्म, और सेटिंग मतलब सेट, जो एक बार सेट हो गए। इन्हें गर्म करने पर केवल एक बार आकृति में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक अन्य उदाहरण मेलामाइन भी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है, तो किसका, रेयॉन का। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, प्राकृतिक फाइबर से ये कम टिकाऊ है, ऐसा नहीं है, प्राकृतिक फाइबर से ज्यादा टिकाऊ ये होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, तो सिंपल क्या है आपका, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में मैंने आपको बताया था फुलेरीन से संबंधित है ये। PTFE इसको बोला जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, तो किसको मानते हैं, रेयॉन को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिंग क्या है, हमने ऊपर देखा था, बेकेलाइट, इसके अलावा इपॉक्सी रेजिन, इसके अलावा मेलामाइन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। बाकी सारे आपके क्या है, अगर बात करें, लेकिन यहां पर देखिए आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, पॉलीएस्टर माना है। ज्यादा बेहतर ऑप्शन बेकेलाइट है, लेकिन आयोग ने पता नहीं क्यों उसको पॉलीएस्टर माना है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। और इसको बोला क्या जाता है, आइसोप्रीन इसको बोला जाता है, प्राकृतिक रबर को। ठीक है, आइसोप्रीन। इसमें लोचदार गुण होते हैं। केरल वगैरह भारत में काफी ज्यादा रबर का उत्पादन करता है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन के नाम से भी आता है कि आइसोप्रीन क्या है, तो एक ये प्राकृतिक रबर है। ऐसे ऑप्शन में आपको दे सकता है इसको उल्टा करके। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, तो किसको नहीं माना जाता, तो आर्गन जो है आपकी एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस इनको बोला जाता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आते। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, तो फ्रियॉन 12। पूरा नाम था इसका फ्रियॉन 12, लेकिन अब ये इसका यूज नहीं किया जाता। अब ज्यादातर HFC 134A वगैरह यूज किए जाते हैं। डिटर्जेंट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो एक तरल पृष्ठ संक्रियक के रूप में से डिफाइन किया जाता है। कर्कट जनक रसायन होता है, तो कर्कट जनक रसायन से क्या होता है आपका, इससे कैंसर नामक रोग आपको होता है। उत्कर्ष तराशे डायमंड रंग में निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, तो डायमंड में रंग आपके किसके कारण होते हैं, उसमें इंप्योरिटीज की उपस्थिति के कारण या अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो जो आपका ग्रेफाइट होता है इसको सेल्फ ल्यूब्रिकेंट बोला जाता है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट है, तो यह है आपका ग्रेफाइट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, तो क्या है, हीरा कोई आपका यौगिक नहीं है।
ये क्या है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो अत्यंत दाब और प्रेशर के कारण दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये एक रूपांतरित चट्टान है यानी मेटामॉर्फिक रॉक है। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है आपका जल योजन यानी उदकन, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो ये संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। संश्लिष्ट अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पेज थोड़ा सा देखिए लाइट था इसलिए इसका इतना अच्छा प्रिंट नहीं आ पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। यह मृदु और कठोर दोनों जल के साथ काम करते हैं, ये इसमें सही उत्तर है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। स्विमिंग पूल के वाटर वगैरह में भी क्लोरीन वगैरह मिलाई जाती है, तो क्लोरीनीकरण इसका सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा नहीं है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, तो यही देखिए आपका सही आंसर होगा। आप देखेंगे इसमें यह है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का फॉर्मूला, इसमें कहीं भी नाइट्रोजन का जिक्र ही नहीं है, कहीं भी नाइट्रोजन एलिमेंट इसमें है ही नहीं। यूरिया तो NH2CO NH2 होता है, इसमें तो होगा ही। कैल्शियम साइनामाइड इसमें भी है, अमोनियम सल्फेट में भी है। अगर बात करें जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं, तो इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज की प्रक्रिया यूज की जाती है। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए, तो मुख्य लवणों की पहचान इसमें कौन कौन से मिलेंगे आपको समुद्र में। सोडियम क्लोराइड मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा और पोटेशियम सल्फेट भी मिलेगा। तो सारे ही लवण हमें 1 2 और 3 4 इसमें सारे ही आपके सही होंगे। इस सागरीय लवण में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये टॉप के दो जरूर याद रखिएगा, पूछता रहता है। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है मिश्रित उर्वरक या कॉमन फर्टिलाइजर। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है सेडिमेंटेशन या अवसादन। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मारोधी है, यानी जो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा सहन कर सकता है, तो पायरेक्स जो ग्लास होता है ये हमारा ऊष्मारोधी कांच का प्रतीक है। जंग लगने पर लोहे का भार सिंपल है तो बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ऑक्सीडेशन वगैरह होता है। अगला, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा, ऊपर की तरह, यह प्रश्न बिल्कुल बढ़ता है। एक फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर फ्रियॉन, तो फ्रियॉन 12 इसमें यूज किया जाता है। अब आधुनिक में आपको मैं बता चुका हूं HFC 134A 19A इस तरीके के यूज किए जाते हैं। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.050 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है, तो कठोर पानी में क्या होता है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्डनेस इसके कारण उसकी होती है। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दो तरीके की हार्डनेस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है, तो क्या नहीं है आपका टंगस्टन, देखिए कोई खनिज नहीं है, ठीक है, एक मेटलिक एलिमेंट है। अगर बात करें यही हमारे सारे प्रश्न थे लगभग 170 जो केमिस्ट्री से 2015 से 2022 तक अलग अलग यूपी ट्रिपल एससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। अगर सेशन आपको पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।